और सिख साम्राज्य के पहले शासक महाराजा रणजीत सिंह। सत्रह सौ 1999 से 1839 तक उन्होंने शासन करा है। तो उनका जो समय है 1799 से 1839 तक। कुछ बातें हो गई थी, जैसे कि उनकी राजधानी का नाम बता दिया था, उनके मिशल का नाम बता दिया था, ठीक है। कोहिनूर हीरे की बात बता दी थी, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह का जो साम्राज्य था उसमें कितने सूबे थे। सूबे का मतलब होता है प्रांत, प्रांत मतलब राज्य, मतलब उनका शासन जो था वो कितने सूबों में बटा हुआ था। और उस जमाने में सूबे का जो मालिक होता था उसे सूबेदार कहते थे, ठीक है। तो कितने सूबे थे महाराजा रणजीत सिंह के शासन में, उनके साम्राज्य में, तो उन सूबों की संख्या है 4। 4 सूबे थे। तो हम ये कह सकते हैं भाई कि इनका साम्राज्य है, इनका साम्राज्य 4 सूबों में बटा था। अब एक बार सवाल ये पूछा कि इनमें से कौन सा महाराजा रणजीत सिंह का सूबा नहीं था। अब इसका मतलब ये हो गया कि आपको चारों सूबों के नाम पता हो, कौन सा उनका सूबा नहीं था। तो कौन कौन से सूबे थे? एक तो जहां से वो शासन चलाते थे लाहौर, एक लाहौर सूबे का नाम था उनके, और लाहौर उनकी राजधानी भी थी। उसके बाद में एक सूबा पेशावर, पेशावर को पहले पुरुषपुर कहते थे, बाद में उसका नाम पेशावर पड़ा था। एक मुल्तान, और एक था कश्मीर। कश्मीर इसका मतलब जम्मू सूबा नहीं था। अगर जम्मू सूबा होता तो जम्मू कश्मीर लिखवाते। कश्मीर सूबा था और कश्मीर महाराजा रणजीत सिंह के अंडर में आता था, जबकि जम्मू अलग संभाग था, जम्मू अलग हिस्सा था। बाद में मैंने बताया भी था, जब हम लोग कश्मीर की कहानी पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि डोगरा नरेश ने, जो जम्मू के थे, उन्होंने कश्मीर को खरीदा था, ठीक है। इसका मतलब देखो बहुत बारीक सी बात है। क्वेश्चन उसमें पूछा गया कि महाराजा रणजीत सिंह का इनमें से कौन सा सूबा नहीं था। कश्मीर, जम्मू, मुल्तान, पेशावर। तो इसका मतलब जम्मू उनके दौर में सूबा नहीं था, बल्कि जम्मू में डोगरा रियासत के रूप में राजा काम कर रहे थे, डोगरा काम कर रहे थे, ठीक है। तो एक तो उनके सूबे के बारे में याद रखें, 4 सूबे थे। कौन कौन से सूबे थे? देखिए, एक सवाल पूछा गया है। सवाल यह था कि महाराजा रणजीत सिंह की जो सरकार थी, जो शासन व्यवस्था थी, उसको क्या कहा जाता है? महाराजा रणजीत सिंह की सरकार को क्या कहा जाता है? जैसे कि शिवाजी की सरकार है, जो शिवाजी हम महाराष्ट्र में पढ़ेंगे, तो शिवाजी की जो सरकार है उसे क्या कहा गया है? जैसे कि नाम सुना होगा, अष्टछाप है, अष्ट दिग्गज है, ठीक है। तो अष्ट प्रधान, 8 लोग प्रधान थे शिवाजी की सरकार में। तो शिवाजी की जो सरकार है, मराठों की जो सरकार होती थी, उसे अष्ट प्रधान बोला गया है। तो ऐसी सवाल यह है कि सिखों की जो सरकार थी, जिसे हम सिख साम्राज्य कहते हैं, तो वो किस नाम से जानी जाती थी? तो उसको कहते थे भैया, सरकार खालसा। क्या कहते थे? सरकार खालसा। तो महाराजा रणजीत सिंह
महाराजा रणजीत सिंह की सरकार को सरकार खालसा कहा जाता था। सरकार खालसा कहा जाता था। तो ये लाइन जो है आप लोग अच्छे से समझ लें। शिवाजी की सरकार को अष्टप्रधान कहते थे और महाराजा रणजीत सिंह की सरकार को सरकार खालसा कहा जाता था। महाराजा रणजीत सिंह के दौर में एक संधि हुई थी, उसे कहते हैं अमृतसर की संधि। और एसएससी ने अमृतसर की संधि से सवाल पूछे हैं कि अमृतसर की संधि कब हुई थी। दूसरा सवाल, अमृतसर की संधि किस किस के बीच में हुई थी। ठीक है, तो अंग्रेज ऑफिसर कौन था? महाराजा रणजीत सिंह और किस अंग्रेज अधिकारी या पदाधिकारी के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, तो अमृतसर की संधि का समय है भैया 1809। अमृतसर की संधि मैंने पहले बताया था कि अमृतसर जो है वो सिखों की धार्मिक राजधानी है, जबकि उनकी प्रशासनिक राजधानी जो पंजाब की है वो चंडीगढ़ है। लेकिन जो रिलीजन कैपिटल है उनकी वो कहां है? अमृतसर। अमृतसर को किसने बसाया था? गुरु रामदास ने। और इसी वजह से अमृतसर के एयरपोर्ट का नाम गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव ने, है ना। और अमृतसर की किलेबंदी किसने करी थी? बोलो। गुरु हरगोविंद ने, है ना। अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी और किस किस के बीच में हुई थी? तो एक तरफ बेटा अंग्रेज थे और एक तरफ थे सिख। अंग्रेजों और सिखों के बीच में अमृतसर की संधि हुई और अंग्रेजों की तरफ से जो ऑफिसर थे उनका नाम था मेटकॉफ। अंग्रेज अधिकारी मेटकॉफ और सिखों के जो उस समय के राजा थे महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच में महाराजा रणजीत सिंह। तो पहला सवाल तो यह है कि अमृतसर की संधि किस किस के बीच हुई थी। तो वैसे पता है कि अमृतसर जो है वो पंजाब में है और पंजाब में तो इसका मतलब सिखों के बीच में हुई है। ठीक है, सिखों की तरफ से कौन थे? दलीप सिंह, रणजीत सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह। और अंग्रेज अधिकारी मेटकॉफ। ठीक है, मेटकॉफ के बीच में ये संधि हुई थी। एक्चुअल में क्या है कि एक नदी जो है इस तरह से एक नदी है, ठीक है, वो नदी इस तरीके से जाएगी जिसका नाम है सतलज। सतलज नदी के ऊपर वाले हिस्से में सिखों का साम्राज्य था। बात 1809 की। नीचे वाला हिस्सा जो था वो यहां पर अंग्रेज जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में शासन कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य के विस्तार को रोकने के लिए उनसे जो है द्वंद्व मतलब युद्ध हुआ और उसके बाद में संधि हुई। उस संधि में ये शर्त तय हुई कि महाराजा रणजीत सिंह जो है वो सतलज के पूर्वी हिस्से पर, ये सतलज जहां से गुजरती है उसके पूरब वाले हिस्से की तरफ वो आगे नहीं बढ़ेंगे। मतलब वो अपना शासन जो है वो सतलज नदी के पश्चिम में रखेंगे, पूरब की तरफ वो नहीं बढ़ेंगे। इस संधि में हुआ। ठीक है, तो बस इतना याद रखो कि अमृतसर की संधि जो है वो किस किस के बीच हुई है? तो सिखों और अंग्रेजों के बीच हुई है। और सिखों की तरफ से महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मेटकॉफ। और फैसला यह हुआ है
कि महाराजा रणजीत सिंह जो है वो सतलज नदी के पूर्वी भागों पर हमला नहीं करेंगे। ठीक है, पश्चिम के जो हिस्से हैं वो अपना शासन सतलज नदी के पश्चिमी हिस्सों पर करेंगे, पूर्व की तरफ वो आगे नहीं बढ़ेंगे। समय के साथ साथ उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करा। देखिए 1818 में उन्होंने मुल्तान को जीता था। 1818 में मुल्तान जीता। 1819 में उन्होंने कश्मीर को विजित करा था। 1834 में उन्होंने पेशावर को जीता था। उन्होंने पेशावर जीता। ठीक है, तो कुछ मैंने बताया ना कि मुल्तान को जीतने के बाद में मुल्तान प्रांत बनाया, पेशावर को जीतने के बाद में पेशावर प्रांत बनाया, कश्मीर को जीतने के बाद में कश्मीर प्रांत बनाया, और एक प्रांत उन्हें गिफ्ट में मिला था। कौन सा था वो लाहौर था। ठीक है, देखिए महाराजा रणजीत सिंह के संबंध में एक सवाल पूछा गया था कि देखिए वो कौन सा युद्ध था जिसमें महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति हरि सिंह नलवा की डेथ हुई थी। अब ये सवाल एसएससी का है, बताइए वो कौन सा युद्ध था जिस युद्ध में महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति हरि सिंह नलवा की डेथ हुई थी। ठीक है, उनके सेनापति की ये सवाल पूछा है। तो याद रखें उनके दौर में एक युद्ध हुआ था, दो युद्ध लिखने हैं उनके दौर के जो इंपॉर्टेंट हैं पेपर के हिसाब से। एक युद्ध हुआ था नौशेरा का युद्ध, जो कि हुआ था 1823 में सिखों और अफगानों के बीच में। ठीक है, एक युद्ध था उसका नाम था नौशेरा का युद्ध। नौशेरा का युद्ध 1823 में हुआ था। अब देखो युद्ध हमें वही 4-5 रटे हुए याद हैं, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। इतनी बार वो युद्ध हमने याद कर लिया, ऐसा लग रहा कि हम उसके चश्मदीद गवाह हैं, हमारे सामने हुआ था। और कभी कभी तो ये भी लगता है डाउट कि जैसा कि हमने कराया था वो, इतना युद्ध याद हो गया। पेपर में आ गया नौशेरा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, बताओ, है ना। तो क्या है कि कुछ युद्ध हैं प्रॉपर 10 बार है, उनको थोड़ा सा याद रखना है। नौशेरा का युद्ध 1823 में हुआ था। एक तरफ सिख थे और एक तरफ अफगानी थे। ठीक है, एक तरफ सिख थे नौशेरा के युद्ध में और एक तरफ अफगान थे। देखिए अफगानों से रिश्ते बाद में महाराजा रणजीत सिंह के खराब हो गए थे। मैंने बताया था कि एक व्यक्ति जो अफगानी था और वो आया था और उसने कोहिनूर दिया था। ठीक है, तो उसके भाई ने सत्ता कब्जा ली थी, बताया था ना। तो वो जो कहानी है, तो वहां से रिश्ते जो है वो अच्छे नहीं रहे, क्योंकि अच्छे रिश्ते ना होने के पीछे कारण ये भी रहा होगा कि तुमने किसी दुश्मन को पनाह दी है, क्योंकि अफगानिस्तान में सत्ता बदल चुकी थी। ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह और नाम है अजीम खान बराकजई, सिखों की तरफ से इस युद्ध में लड़े थे महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह और
अफगानों का नेतृत्व कर रहे थे अजीम खान बाराकजई। 1823 की बात है और इस युद्ध में सिख जो है वो जीत गए थे। नौशेरा का युद्ध किसने जीत लिया था? सिखों की जीत हो गई थी नौशेरा। और नौशेरा वो इलाका है जो पाकिस्तान के और अफगानिस्तान की सीमा पर है, की तरफ, मतलब पेशावर की तरफ है वो। एक युद्ध हुआ था, उसे कहते हैं जमरूद का युद्ध। ये भी सिखों और अफगानों के बीच में हुआ था। उसे कहते हैं जमरूद का युद्ध। जमरूद का युद्ध एक तो आपको याद रखना है कि सिखों के बीच में हुआ था और अफगानों के बीच में हुआ था। और यह युद्ध हुआ था 1837 में। और इस युद्ध से सवाल यह पूछा था, जमरूद के युद्ध से, कि देखिए इस युद्ध में सिखों के सेनापति हरि सिंह नलवा की मृत्यु हुई। तो कौन सा युद्ध ऐसा था जिसमें सिखों के सेनापति हरि सिंह नलवा की डेथ हुई थी? तो नौशेरा का था, चमकौर का था, जमरूद का था, या पेशावर का था? तो जमरूद का युद्ध याद रखना है। किस युद्ध में सिखों के सेनापति हरि सिंह नलवा की डेथ हुई थी? तो वो युद्ध था जमरूद का युद्ध 1837 में। और ये लास्ट है महाराजा रणजीत सिंह के समय का आखिरी युद्ध है ये। चलिए देखते हैं कुछ महाराजा रणजीत सिंह के व्यवस्थाओं के बारे में। महाराजा रणजीत सिंह की सरकार को सरकार खालसा कहा गया है। और सरकार खालसा में उच्च पदों पर इन्होंने डोंगराओं को और मुस्लिमों को पद दिए थे। इनकी सेना में जो बड़े बड़े रैंक के अधिकारी थे या इनकी सरकार में बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए जो लोग थे, उनमें मुस्लिम और डोंगरा थे। ठीक है, मुस्लिम और डोंगराओं को इन्होंने अपनी सेना में शामिल करा है। तो ऐसे लिखेंगे, इन्होंने डोगरा और मुस्लिमों को सरकार में उच्च पद दिए। जैसे इनके विदेश मंत्री का नाम पूछा है, महाराजा रणजीत सिंह के विदेश मंत्री का नाम क्या था? तो उसका नाम था फकीर अजूजुद्दीन। अजीजुद्दीन। वो अलग बात है कि नाम फकीर है लेकिन आदमी अमीर है। ठीक है, उस जमाने में फॉरेन मिनिस्टर था, बताओ ये आदमी। वित्त मंत्री के रूप में दीनानाथ वित्त मंत्री थे। तोपखाने का प्रमुख, तोपखाने का प्रमुख, उसका नाम था इलाही बख्श। इलाही बख्श। तो ये जो नाम है ना,
जैसे एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि उनके विदेश मंत्री का नाम क्या था। खालसा सरकार में, ये सरकार खालसा में जो उनके विदेश मंत्री थे उनका नाम क्या था, तो फकीर अजीजुद्दीन उनके विदेश मंत्री का नाम था, याद रख लें। देखिए महाराजा रणजीत सिंह के दौर के क्या क्या और इंपॉर्टेंट काम है। जैसे एक व्यवस्था का नाम आता है, उसे कहते हैं महादारी प्रणाली। तो इन्होंने महादारी प्रणाली शुरू की। इन्होंने महादारी प्रणाली शुरू की। अच्छा, इस महादारी प्रणाली में होता क्या था? इस प्रणाली में, महादारी में क्या काम होता था? तो जो सेना होती थी ना, उनको मासिक वेतन देने की शुरुआत हुई। मंथली वेतन मिलेगा आपको, ठीक है। तो महादारी में क्या था? महादारी में क्या था? तो सेना को मासिक वेतन, महीने की तनख्वाह मिलेगी भाई। देखिए उस दौर में ना सेना के अलग अलग रूल थे। जैसा अलग अलग रूल ये थे, एक दौर रहा इतिहास में कि जब सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि सेना को लूट के धन में से हिस्सा दिया जाता था। लूट का धन, जिसे खुम्स कहते थे। क्या कहते थे? खुम्स। तो एक दौर ऐसा रहा जब राजा अभियान पर जाएगा और वो कहीं जाकर हमला करेगा, अटैक करेगा। वहां अगर वो जीतेगा तो सेना वहां लूट मार करेगी। लूट मार करके वो धन इकट्ठा करके लाया जाएगा। उस धन में से कुछ हिस्सा राजा रखेगा और कुछ हिस्सा सेना को बांट दिया जाएगा। अब बताओ सेना किस राजा के साथ रहना पसंद करेगी? ऐसा राजा जो आए दिन अभियान पर जाता हो, या ऐसा राजा जो अपने घर में 2 रोटी खाकर खुश हो? अगर ऐसा राजा है कि वो कहीं लड़ने नहीं जा रहा है, तो सेना क्या सोचेगी फिर? भाई सेना की सोर्स ऑफ इनकम तो खत्म है। तो ऐसे में सेना अपने ही राजा के खिलाफ बगावत कर देगी कि इसे हटाओ, किसी अच्छे आदमी को रखो, इनने तो हमारा कारोबार ठप कर दिया, है ना। तो इन्होंने क्या करा कि सेना को अब लूटने की जरूरत नहीं है, सेना को महीने का वेतन दिया जाएगा और उसे कहा गया महादारी प्रणाली। युद्ध हो या युद्ध ना हो, ठीक है। अब ऐसे में सैनिक खुश हैं। अब सैनिक लड़ने क्यों जाएंगे? क्योंकि भाई युद्ध है, युद्ध में तो डेथ भी हो जाती है ना, लोग घायल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो एक तो याद रखें, महादारी प्रथा, यह प्रणाली किसने शुरू करी थी? न्याय के लिए इन्होंने अदालत आला की स्थापना करी। अदालत आला नाम से न्यायालय कोर्ट बनवाए लाहौर में। तो दूसरा काम न्याय के लिए करा। देखो पहला काम सेना के लिए है, दूसरा काम न्याय के लिए है। तो न्याय के लिए इन्होंने क्या करा? देखिए इन्होंने न्याय के लिए लाहौर में अदालत आला नामक न्यायालयों की स्थापना की। एक सवाल यह पूछा था कि महाराजा रणजीत सिंह ने अदालत आला की स्थापना कहां करी थी? ऑप्शन पेशावर में, मुल्तान में, कश्मीर में या लाहौर में। तो अदालत आला कहां बनवाई गई थी? लाहौर में।
और किस लिए बनवाई गई थी? न्याय के लिए। ठीक है, तो दूसरा काम उन्होंने अदालत आला के रूप में करा है, न्याय के रूप में करा है। ठीक है, चलिए बाकी जो है देख लेते हैं नेक्स्ट क्लास में भैया।